किसी को भी ध्यान से नीचे फेंकिए, खट से एक्सेलरेशन आ गया। जय हिंद बच्चों, प्रिंसन क्लास में सब लोग का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रही है ना। जैसे कि आपको मालूम है कि हम ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 का स्टार्ट किए थे, है ना। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? तो पार्ट 1 में हमने ग्रेविटेशन देख लिया था कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इन बातों की जिक्र हो चुका था। कैपिटल जी के बारे में हम जान गए थे कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जो हर जगह वैल्यू उसकी फिक्स होती है, और वो वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 के पावर -11, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो उसी का सेकंड पार्ट आगे देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे स्मॉल जी के बारे में। कैपिटल जी के बारे में हम लोग पार्ट 1 में देख लिए। अब इस पार्ट में हम लोग स्मॉल जी देखने जा रहे हैं, ठीक है। और इसी पार्ट में स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर भी देख लिया जाएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मॉल जी के बारे में। तो स्मॉल जी पे डायरेक्ट पहुंचने से पहले सबसे पहले हमको समझना होता है फ्री फॉल क्या होता है ना। क्या समझना होगा? फ्री फॉल क्या होता है। तो आइए हम लोग फ्री फॉल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम बात करते हैं फ्री फॉल के बारे में कि फ्री फॉल क्या होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, ठीक है। ठीक। और इस बिल्डिंग की जो हाइट है, इस हाइट को h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h। तो जरा आप खुद सोच के बताइए क्या कि यदि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यदि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा समझिएगा, है ना। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से नीचे हम ड्रॉप करेंगे, तो आप जरा खुद सोच को बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? नीचे आएगा, बगल में जाएगा, दाएं आएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा भाई? अब तो ये एक छोटा सा छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। ये छोटा से छोटा बच्चा ही बता देगा, लेकिन वो छोटा बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि कारण क्या है नीचे आने का। और ये कारण आप बताएंगे क्योंकि आप पढ़े हैं, है ना। तो भाई ये नीचे क्यों आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट नीचे आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि नीचे अर्थ है। इसका नीचे क्या है? अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ क्या करेगा? हम बताए थे एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट खुद अर्थ काम कर रहा है। तो अर्थ, आपको नहीं लगता है कि अर्थ लगातार इस ऑब्जेक्ट को नीचे अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, है कि नहीं? तो अब जैसे इस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे आने लगेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे आ रहा है, अर्थ के कारण या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण या अर्थ के ग्रेविटी के कारण, उसी को फ्री फॉल मतलब फ्री फॉल बोला जाता है। समझना है? फ्री फॉल क्या है? Whenever object is dropped from any height h, then due to the gravitational force of earth, it starts falling freely. This condition is called free fall. जब कभी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ा जाएगा तो ऑटोमेटिक नीचे आएगा, ठीक है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण यही क्या है? फ्री फॉल है, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं आपको फ्री फॉल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जब ये फ्री फॉल होता है तो इस ऑब्जेक्ट के स्पीड के साथ बहुत कुछ चेंज होता है, तो हम लोग वो समझने जा रहे हैं। और वो समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन आप चैप्टर 2 जरूर पढ़े होंगे, या चैप्टर 1 में ही एक्सेलरेशन है ना, चैप्टर 1 में ही है ना। चैप्टर 1 में आपने डिस्टेंस पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, स्पीड पढ़ा होगा, वेलोसिटी पढ़ा होगा और एक्सेलरेशन भी पढ़ा होगा। तो एक बार हम यहाँ एक्सेलरेशन आपको रिकॉल करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का इस्तेमाल होगा, इसीलिए ध्यान से देखिए भाई एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल वी बाई टी। एक बात आपको एकदम समझना है कि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का बदलना बहुत जरूरी है। यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, यदि हमारा वेलोसिटी डज नॉट चेंज, यदि वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो उस समय हमारा एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है।
और यदि वेलोसिटी चेंज होती है, यदि वेलोसिटी चेंज होती है तो उस समय हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमको पढ़ना है ना, वो हमको मेनली यही पढ़ना है। कौन सा केस पढ़ना है हमको? तो ये वाला कि वेलोसिटी को चेंज करना है ना। ठीक, वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। ठीक, यहाँ पे अब इसकी कुछ और बातें हम जान लेते हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट समझ लेते हैं। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है तो आपको ध्यान आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए, आप घबराइएगा मत कि अचानक ग्रेविटेशन के चैप्टर में एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया। अभी एक्सेलरेशन का एक बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन का अभी क्या बताया फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो भाई वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम का क्या होगा? सेकेंड। ठीक, तो हम ऐसा क्या करते हो गया, मीटर पर सेकेंड। इसमें से कुछ नहीं है तो वन मान लीजिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/सेकेंड। तो ये क्या आ गया? मीटर सेकेंड 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 स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आ गई एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, कि इसकी यूनिट कितनी आ गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के बारे में हम दो चीज समझे। पहला चीज कि वेलोसिटी बदलेगा तो ही एक्सेलरेशन आएगा, और दूसरी चीज इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरी बात हम आपको यही बता देते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए, तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गया। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन कब जनरेट होगा। जरा ध्यान से देखिए, यदि हम बात करें जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, मोशन चैप्टर में, वहां पे जब एक्सेलरेशन निकाला जाता था तो वहां पे एक रोड होता था, है ना। नॉर्मली रोड होगा, और इस रोड पे कोई बाइक हो सकता है ना, कोई बाइक हो सकता है, कोई ट्रेन हो सकती है, कोई कार हो सकती है। ठीक है, इस पे ये कार मान लेते हैं कि ये कार चल रहा है, इस रोड पे ये कार चल रहा है। ठीक है, अब होता क्या था, यहाँ पे एक्सेलरेशन कब आता था? जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो, फाइनल वेलोसिटी कुछ हो, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी। और जैसे ही चेंज इन वेलोसिटी आएगा, यहाँ एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। समझ में आया? तो जब तक चेंज इन वेलोसिटी नहीं हुआ तब तक एक्सेलरेशन नहीं आया, लेकिन जैसे इनिशियल फाइनल में बदलाव आया तुरंत एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ रहा है भाई? जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी में चलाने के लिए हमको पेट्रोल डालना पड़ेगा, पेट्रोल के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहाँ जो भी काम होगा पैसा लगा के होगा। साइकिल भी चलाएंगे तो आपको मेहनत लगेगी, तब जाके वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सेलरेशन आएगा। यदि यही एक्सेलरेशन आपको फ्री में मिल जाए तो कितना मजा आएगा, सोचिए। कहने का मतलब आपको ना पैसा लगे ना कुछ लगे, और ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन मिल जाए, है ना। ऑटोमेटिक गाड़ी आपकी एकदम रफ्तार में भागने लगे, है ना। ऑटोमेटिक आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहे। यहाँ पे तो आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन फ्री में मिले तो काफी अच्छी बात होगी। तो फ्री में जहां मिलता है ना, वही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। अभी हम आपको समझाते हैं कि देखिए फ्री में कैसे मिलेगा हमको एक्सेलरेशन। जरा ध्यान से देखिए, अगला टॉपिक हम आपको यही बता देते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और देखिएगा ऑटोमेटिक आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। देखिए कैसे, वापस से हम समझाते हैं। मान लेते हैं कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट h है। इस बिल्डिंग की हाइट क्या है? h है, ठीक। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। अभी हम आपको फ्री फॉल में बताएं कि इसके नीचे हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ क्या करेगा? लगातार इसको अपने तरफ खींचेगा। अर्थ क्या करेगा? लगातार अपनी तरफ इसको खींचेगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यदि लगातार इसको खींचेगा तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये छोटा रहा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। दिखाई दे रहा है?
ये जैसे जैसे अर्थ के पास आएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ वेलोसिटी कम थी, यहाँ वेलोसिटी थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ वेलोसिटी और ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा। मतलब जब आप किसी कहीं से भी छलांग मारते हैं, मान लीजिए हमारी हाइट है, यहाँ से मार्कर को गिराएंगे और ये हमारा ग्राउंड है, तो मार्कर की स्पीड शुरुआत में कम होगी, लेकिन जब ग्राउंड से टकराएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगा। यही कारण है कि हमको चोट ज्यादा तेज लग जाती है, क्योंकि जब ग्राउंड से टकराते हैं तो स्पीड हमारी बहुत ज्यादा होती है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कम थी, यहाँ जो वेलोसिटी था यहाँ लो था, यहाँ वेलोसिटी हाई है। तो आप इतना सोच के बताइए क्या वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं, हाँ या ना? आप खुद यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो चुका है, चेंज इन वेलोसिटी हो चुका है ना? ये वेलोसिटी चेंज हो चुका है, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज हो चुका है तो आप जरा खुद अब सोच के बता दीजिए कि वेलोसिटी चेंज हुआ तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं भाई? साफ साफ आएगा, एक्सेलरेशन का आना ही पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी बदलते ही एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या ये एक्सेलरेशन खुद से आया है? क्या इस एक्सेलरेशन लाने के लिए आपने पैसा खर्च किया है? इस मार्कर को हमने छोड़ा, मार्कर नीचे आ गया, तो क्या इसके लिए हमने कोई पैसा दिया? नहीं भाई, ये तो फ्री में ही नीचे आ रहा है ना, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सेलरेशन इसलिए आया क्योंकि वेलोसिटी बदला। और वेलोसिटी क्यों बदला? क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी लगातार इसको नीचे खींच रही थी। कौन नीचे खींच रही थी? अर्थ की ग्रेविटी। तो आपको समझना होगा कि इस एक्सेलरेशन के पीछे जो कारण है वो कारण कुछ और नहीं, ग्रेविटी है। भाई इस एक्सेलरेशन के पीछे जो कारण है वो कारण क्या है? वो कारण ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यहाँ एक्सेलरेशन तो है लेकिन ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण है। दैट्स द रीजन, द नेम ऑफ टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। यहाँ पे कुछ चीजें हम आपको और बता दें। अभी हम आपको एक्सेलरेशन के यूनिट के बारे में बताए हैं, है ना? और क्या बताए हैं कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है? तो भाई एक्सेलरेशन की यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी समझाए हैं, है ना? ठीक, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो भाई ग्रेविटी भी तो वही चीज है, क्या ग्रेविटी कुछ अलग है? यदि इसकी वैल्यू मीटर पर सेकेंड है तो भाई जो स्मॉल जी है ये भी तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। तो आपको नहीं लगता है कि यदि एक्सेलरेशन के बारे में आप जानते हैं तो एक्सेलरेशन कुछ और नहीं, जी ही है। बस अंतर क्या है कि ये एक्सेलरेशन रोड पे चलते थे तो लगता था इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता था, मेहनत खर्च करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था, जबकि ये फ्री वाला एक्सेलरेशन है ना? ये नॉर्मली आ जाता है, किसी को भी ध्यान से नीचे फेंकिए, खट से एक्सेलरेशन आ गया। और वो एक्सेलरेशन कुछ और नहीं, ग्रेविटी के कारण है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक, आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, आप इसको नोट करके लिखिएगा। क्या? नोट करके। यदि आपको याद हो, यदि आपको याद हो तो आपको चैप्टर 2 में जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे होंगे तो वहां F इजिकल टू एम में बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा? ये एनएलएम 2 में बताया गया होगा, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन 2 में, है ना? क्या? कि फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन, F बराबर m में। ठीक है, और अभी अभी हम आपको क्या समझाए हैं कि जो A होता है ग्रेविटी के केस में या ग्रेविटेशन के केस में वही G हो जाता है। जो A होता है वही क्या हो जाता है? G हो जाता है। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि हम इसी चीज को F बराबर mg भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? F बराबर mg। और इसी mg को हम लोग वेट भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ बॉडी। तो आपको ये हर हाल में समझना होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। ठीक है, कि F बराबर mg या फिर W। तो कुल मिला जुला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि वेट हो वो भी mg होगा, और यदि फोर्स आप निकालना चाह रहे हैं तो ये भी mg के बराबर हो जाएगा। मतलब ये दोनों डाटा आपस में एक ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। ग्रेविटी के केस में F बराबर m में कब लगता है? जब हम लोग रोड पे चलते हैं तब। और F बराबर mg कब लगता है? जब ग्रेविटी आ जाती है तब। और यही mg वेट कहलाने लगता है। ये उस समय ज्यादा हेल्प करेगा
जब हम लोग वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन मून पढ़ेंगे तब। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या है ना। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में क्या रिलेशन, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। और जब हम लोग ये समझ जाएंगे तो हम आपको बताए थे कि स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट तो समझ गए होंगे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन का यूनिट है वही इसका यूनिट है। लेकिन ये 9.8 कहां से आया, ये आपको बहुत आसानी से अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन खत्म होगा वैसे ही। ठीक, तो चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक, यदि इसको हम लोग अब ध्यान से देखें तो हमको मालूम क्या चलेगा, हम मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है, क्या है, अर्थ। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर हो गया। अर्थ का मास क्या होता है, एमई। एमई क्या है, मास ऑफ अर्थ। आपको ध्यान रखना ये हो गया मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि इसके सरफेस पे यहाँ कोई बैठा है, कोई क्या, आप में से कोई मान लेते हैं यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो भाई आपका भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, स्मॉल एम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो चीजें हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आप में से कोई एक, जो भाई हम लोग अर्थ के सरफेस पे ही है, तो अर्थ का सरफेस है तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो गया मास ऑफ अर्थ। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपको नहीं लगता है कि ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, इसको आर ई मान लेते हैं। ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है यही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं अब कैसे। सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ हम जा रहे हैं फॉर्मूला लगाने। भाई ध्यान से देखिए, F बराबर, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़ा गया था। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। भाई G हो गया, m1 को हम मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं, m2 को हम यहाँ बॉडी का मास स्मॉल m मान लेते हैं, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहीं से आप रिलेट कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 हो गया, कोई समस्या। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पे हम हैं तो आपको नहीं लगता है, यदि यहाँ पे हम लोग हैं तो आप जरा सोच के बताइए, जो हमारा वेट है, बॉडी की जो वेट है, वो वेट तो नीचे ही लग रहा होगा, और वेट मतलब F, F मतलब जरा ध्यान से देखिए, अभी बताएं कि F बराबर m में होता है, और इस पर्टिकुलर केस में हम m को क्या बोल सकते हैं, G बोल सकते हैं। समझ में आया, और यही F क्या है, वेट भी कहलाता है। तो कुल मिला के हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो इक्वेशन 1 ये हुआ, इक्वेशन 2 ये हुआ। इक्वेशन 1 भी फोर्स की वैल्यू है, इक्वेशन 2 भी फोर्स की वैल्यू है। तो जरा आप सोच के बताइए, क्या ये दोनों डाटा आपस में बराबर नहीं होगा, होगा। तो अब यहां हम लिख देते हैं क्या कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, पहले और दूसरे से यदि हम ध्यान से अब देखें तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि स्मॉल एम जी इज इक्वल टू, मतलब स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये समझ में आया। अब यही रिलेशन है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, समझ में आया। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। पहले हम लोग ग्रेविटेशनल लगाएं, फिर F बराबर mg लगाएं, दोनों को इक्वेट करेंगे, m कैंसिल होकर स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी me बाई आर ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, मालूम है क्या, ये चीज ये कि आप यहाँ ध्यान से देखिए, m और m कैंसिल हो गया, क्या यहाँ कहीं भी बॉडी की मास है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल जी की वैल्यू बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब इस मार्कर को फेंके, चाहे हम आपको ध्यान से नीचे फेंक दें, दोनों 9.8 से ही नीचे जाएंगे। क्यों?
क्योंकि ग्रेविटी को क्या लगा कि सब एक ही जैसा है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यदि ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता तो यहाँ पे कैंसिल होता, क्या होता ही नहीं। तो ये बात भी एग्जाम में पूछता है कि क्या ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, तो नहीं करता है ना। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके आप जरूर लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट करके क्या लिखेंगे कि स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आप यहां से आसानी से इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, कैपिटल जी me/re²। यहाँ कहीं भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ केवल क्या है, ये मास ऑब्जेक्ट का नहीं अर्थ का है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये कैपिटल जी है। समझ में आया, ठीक। अब यदि आप यहां तक समझ गए ना, यदि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, तो अब आप बड़ी आसानी से स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, कि आपको कैपिटल जी की वैल्यू नहीं मालूम है, 6.67 × 10⁻⁻11। क्या आपको मास ऑफ अर्थ नहीं मालूम है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। क्या आपको रेडियस ऑफ अर्थ नहीं मालूम है, मालूम है। सारी वैल्यू पहले से कैलकुलेट करके रखी गई है, बस पुट करना और स्मॉल जी ला देना है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, हम अगला टॉपिक यही बात कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आएगी, तो जरा ध्यान से देखिए। हमको मालूम है कि स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी me/re², यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू ये रहा 6.67 × 10⁻11, कैपिटल जी के प्लेस पे हमने ये रख दिया, ठीक है। मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24, वो हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.67 × 10⁻6, हमने यहाँ रख दिया। अब इस पूरे डाटा को कैलकुलेट करने के बाद जरा आप ये ध्यान से देखिए, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आई है, 9.86 मीटर/सेकंड स्क्वायर, है ना। अब ये 9.86 है, इसी को राउंड अप करते हैं तो हम लोग 9.8 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, 9.8। और आप इसको अप्रोक्स 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप जी की वैल्यू 10 भी ले लेते हैं तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जी की वैल्यू 9.8 आया कैसे, है ना। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 इसके इस फॉर्मूले से आया, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हम लोग देख लिए, ठीक। अब हम लोग लास्ट एक चीज बात कर लेते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी तो पहले क्लास में ही पढ़ लिए थे, स्मॉल जी हम लोग अभी पढ़ लिए। तो अब हम लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो जरा ध्यान से देखिए भाई इसके डिफरेंस को, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस कि कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल जी की वैल्यू आप चाहे जहां भी रहिए कभी नहीं बदलता है भाई साहब, पहले क्लास में बता दिए थे। यदि आप नहीं देखें तो पहले वो क्लास देख लीजिए, फिर आपको कहीं डाउट नहीं आएगा, ठीक। जबकि वहीं स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये कभी नहीं बदलता है। ध्यान से देखिए, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। जबकि ये वैरी करता है, इट वैरी फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, है ना। जब हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे तो ये वैरी करेगा, या फिर अर्थ पे ही जब हम पोल पे होंगे तो कुछ और हमारा ग्रेविटी लगेगा, इक्वेटर पे होंगे तो कुछ और ग्रेविटी लगेगा। अभी हम समझाते हैं कैसे, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए। अच्छा, वहीं कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻11। वहीं स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट अंतर, इसकी यूनिट देख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी यूनिट मीटर/सेकंड स्क्वायर। कोई समस्या, यहां तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक अंतर हम और बता देते हैं, वो अंतर क्या है कि कैपिटल जी की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है, कैपिटल जी कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। जबकि स्मॉल जी जीरो हो सकता है, स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो सकती है। ये बेसिक हमारा अंतर है, ठीक है। एक बार यहां तक देख लीजिए, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है।
अब जरा इसको ध्यान से देखिए, यही चीज हम आपको बता रहे थे। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाई डज बॉडी रीच द ग्राउंड क्विकर एट पोल देन एट द इक्वेटर। यदि आप देखिए अर्थ को ध्यान से देखिए, यदि आप अर्थ को देखेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि जो इक्वेटर की रेडियस है ये ज्यादा होती है और जो पोल की रेडियस है ये कम होती है। कहने का मतलब आर इक्वेटर ज्यादा है और आर पोल कम है ना। इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है और पोल का कम है। तो जरा ध्यान से देखिए, स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे आप सोच के बताइए स्मॉल जी और आर ई में क्या रिलेशन है भाई, इस स्मॉल जी और आर ई स्क्वायर में क्या रिलेशन है, इनवर्सली का है। मतलब जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां स्मॉल जी कम हो जाएगा, जहां रेडियस कम होगा वहां स्मॉल जी बड़ा हो जाएगा। और यदि आर ई ज्यादा है तो स्मॉल जी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और यदि आर ई रेडियस ऑफ अर्थ कम है तो स्मॉल जी ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो आप खुद सोच के बताइए कि रेडियस ऑफ अर्थ कहाँ ज्यादा था, इक्वेटर पे। यदि इक्वेटर पे ज्यादा है तो ग्रेविटी कहाँ कम होगा, इक्वेटर पे, है ना। इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगा। वहीं आर ई कम है कहाँ, पोल पे। यदि आर ई पोल का कम है तो पोल पे ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया? तो ये समझ में आया, ये समझ में आ गया है। तो देखिए यही क्वेश्चन भी कह रहा था। अब देखिए यदि पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है तो यदि पोल पे आप किसी ऑब्जेक्ट को सेम हाइट पे पोल और इक्वेटर पर रखते हैं तो पोल से यदि आप ड्रॉप करेंगे तो ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी ज्यादा है। जबकि वहीं इक्वेटर पे जाके देखेंगे तो इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है, जिसके कारण ये धीरे आएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि व्हाई डज अ बॉडी रीचेस द ग्राउंड क्विकर एट द पोल। ऐसा क्या कारण है कि बॉडी पोल पे जल्दी पहुंच गया है, जबकि देन एट द इक्वेटर व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, जबकि इक्वेटर पे थोड़ा लेट पहुंचा है, जबकि दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो कारण क्या है, कारण ये है क्या कि इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है ना, और पोल की रेडियस कम है। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप एक अंडा देख लीजिए भाई, अंडा एक इलिप्टिकल ही होता है, ऐसा ही अंडा होता है। अब बताइए ये वाला चीज ज्यादा है कि ये वाला, तो आप आसानी से बता देंगे कि ये जो इक्वेटर वाली चीज है ये बड़ी है, तो इक्वेटर वाली बड़ी हो गई और पोल वाली क्या हो गई, छोटी हो गई। और जिसका रेडियस बड़ा उसकी ग्रेविटी कम, जिसका रेडियस बड़ा ग्रेविटी कम, और जिसका रेडियस छोटा उसका ग्रेविटी ज्यादा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे मास और वेट में क्या अंतर है और आगे की क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ तक आप ध्यान से देखिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।